हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर कई सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलती रहती हैं। अभी आपका यूपी सीनेट का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उन लेक्चर्स में से ही मिले। तो इसीलिए अभी फोकस कर रहे हैं वो जो पैरामेडिकल के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन पे। तो हमारी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोस्टली मॉडल पेपर्स के फॉर्म में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग जो लास्ट ईयर का एग्जाम रहा है यूपी सीपीईटी का, जो यूपी में होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो पैरामेडिकल कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग स्टेट्स में और एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स है जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी अभी तक हमने मॉडल पेपर्स पढ़े हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज के लेक्चर से आप क्या होप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो पिछले साल आए हैं वो आपके अभी के अभी रिवाइज हो जाएंगे। इस साल जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। हम भी जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको आपको बताते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो वो भी हम लोग उसमें मार्क करते चलेंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला हुआ है, तो सबसे पहले हमसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन एन अल्यूरोप्लास्ट। तो अल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, और इसके अलावा जितने भी हमारे ऑप्शंस गिवन हैं हम लोग एक ध्यान रखेंगे किसी भी ऑप्शन को भी ना छोड़ें, जिससे एग्जाम में अगर कुछ भी आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लें। ऐसा नहीं हो कि आपको अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप बाकी ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर पर पहुंच सके। इसलिए हम लोग ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जहां भी हमको लगेगा कि पढ़ने चाहिए ऑप्शंस भी सही। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन एन अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, तो सबसे पहले आपको पता होगा प्लास्टिड्स होते हैं, प्लांट में ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। लिखते रहेंगे, कुछ छोटे मोटे नोट्स भी आपको भी बनाते चलना है साथ में। तो प्लास्टिड्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसी ऑर्गेनेल जिसके बाहर 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें या तो पिगमेंट का स्टोरेज होगा या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी या फिर किसी तरीके के पर्टिकुलर मटेरियल का स्टोरेज होता है। इसके लिए प्लास्टिड्स होते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। एक है क्लोरोप्लास्ट। आई होप आप कहीं पे या तो इसको लिखते चलेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे जिससे आप इसको रिवाइज कर सकें लास्ट मोमेंट पर भी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और एक है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आप सबने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जहां पर क्लोरोफिल का स्टोरेज हो, तो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का स्टोरेज होता है क्लोरोप्लास्ट में। बाकी क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब कलर। तो जितने भी कलर्स हैं, जैसे रेड कलर देख रहे हैं, येलो कलर देख रहे हैं, ऑरेंज कलर देख रहे हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरोटेनॉइड्स। तो कैरोटेनॉइड्स का स्टोरेज होता है क्रोमोप्लास्ट में। आपको क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट ऑर्गन में देखने को मिलेंगे, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या फिर स्टेम के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं फ्लावर्स में या फ्रूट्स में। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मेनली मतलब होता है व्हाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट का जिसमें कलरलेस है, व्हाइट है, कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, कलर का फंक्शन तो है नहीं। अच्छा, कलर का फंक्शन होता क्यों है पेड़ों में, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन यही है। ल्यूकोप्लास्ट पर आते हैं, इनमें कोई कलर नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। अभी ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स होते हैं, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कई सारे टर्म्स पे बात करी है, तो आज भी कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखें। कहीं पर भी अमाइलम वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है अमाइलम यानी स्टार्च से रिलेटेड। तो स्टार्च का जो स्टोरेज है वो कहाँ होगा, वो होता है अमाइलोप्लास्ट में। इसको लिख लेंगे अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, जहां पर भी प्रोटीन्स का नाम आ रहा है वहां पर अल्यूरोप्लास्ट है। हमसे पूछा भी क्या, हमसे पूछा था कि स्टोर क्या होता है अल्यूरोप्लास्ट में, तो अल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स का स्टोरेज होता है। इसको यहाँ मार्क कर लेंगे। ऑयल्स का और लिपिड्स का स्टोरेज कहाँ होता है, वो होता है इलायोप्लास्ट में। ठीक है, ओ से ओ याद रख सकते हैं, ऑयल्स का स्टोरेज यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग को नजरअंदाज कर सकते हैं इस वीडियो में। वाटर का स्टोरेज कहाँ होता है, वैक्यूल्स में होता है। ठीक है, वाटर का स्टोरेज लिख लेंगे वैक्यूल्स में। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था मेन एक ही वर्ड था अल्यूरोप्लास्ट को, तो अल्यूरोप्लास्ट
प्रोटीन से रिलेटेड है, जहां पर भी अमाइलोब्लास्ट आता है अमाइलम स्टार्च से रिलेटेड है, और जहां पर भी इलायोब्लास्ट आता है वहां पर ऑयल्स का या फिर फैट्स का स्टोरेज हो रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है IUCD इज फॉर, तो IUCD ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर का क्वेश्चन आया था। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर इन डिवाइसेस को इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि ये किस फंक्शन में आ रही है, हमसे इनका फंक्शन पूछा है किस लिए आ रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जहां पर आपको कॉन्ट्रासेप्शन वाला पार्ट गिवन है वहां पर, यानी कि बर्थ कंट्रोल के लिए हेल्प करती हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन गिवन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ये प्लांट्स में होता है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी नहीं, उसमें तो जितने भी ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज गिवन है, जैसे IVF है, इन विवो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये सब आता है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का काम कहाँ पर है, जब आप पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कब, जब चाइल्ड की डिलीवरी होती है तब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। अबाइडिंग, इसका हिंदी में मतलब भी यहाँ पर दिया हुआ है रोकथाम, तो बर्थ कंट्रोल को बर्थ कंट्रोल के लिए, यानी कि जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया जाता है। तो IUCD इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, और ये किस काम में आ रही हैं, ये भी हमें यहाँ पे आगे की रोकथाम। बाकी इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में 3 टाइप की IUDs का एग्जांपल गिवन है, और एक पॉइंट बहुत इससे इंपॉर्टेंट है ये कि IUDs जो होती हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया IUDs होती हैं। 3 टाइप्स की हैं, एक है नॉन मेडिकेटेड जिसका एग्जांपल है लिपेज लूप, एक है कॉपर रिलीजिंग जिसके एग्जांपल होते हैं CUT, CU7 या फिर मल्टीलोड 375, और तीसरा एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग जिसका एग्जांपल है LNG20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट। तो जो कॉपर रिलीजिंग वाले होते हैं ये मेनली स्पर्म्स की मोटिलिटी पे काम करते हैं, और जो हार्मोनल वाले हैं ये काम करते हैं यूट्रस जो है उसमें ऐसी कंडीशंस ना बन पाएंगे इम्प्लांटेशन हो जाए, तो ये मेनली कंट्रोल करते हैं बर्थ को। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन, तो लाइसोसोम्स के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। कैसे हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ये होते कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इनमें मिलता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर के मटेरियल को, और कभी कभी जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं उनमें सेल के बाहर के मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं कई बार। और ये ऑटोफेगी यानी सेल डेथ में भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं। इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, अगर इनको मटेरियल नहीं मिलेगा डाइजेशन के लिए तो कई बार ये सेल को भी खा जाते हैं, इसलिए इनको सेल का सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो इसमें रहता क्या है, आपको जो वर्ड्स याद रखने हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एक ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम्स में मिलता है। इन्वॉल्व किस में है, डाइजेशन में इन्वॉल्व है। कैसे, इंट्रासेल्यूलर या कभी कभी एक्स्ट्रासेल्यूलर भी। ठीक है, अब ये देखते हैं हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है। हमसे सिंपली ये तो पूछ लिया कि लाइसोसोम्स इन्वॉल्व किस प्रोसेस में है, आंसर में क्या गिवन है, डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन या फिर बोथ BNC। अगर पूरा डाइजेशन बोलते हैं तो ये नहीं हो सकता, डाइजेशन एक पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डाइजेशन में तो हमारे फूड का डाइजेशन भी आता है ना, हमको क्या पता है, ये सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे पूछ रहे हैं आपसे, सेल ऑर्गेनेल गिवन है तो हम डायरेक्टली पूरा डाइजेशन तो नहीं इंक्लूड कर देंगे। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, तो सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कभी कभी जैसे कि मैक्रोफेजेस में सेल के बाहर जो भी पैथोजन वगैरह होते हैं उनके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी कभी कभार हेल्प करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ B and C। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ये होते हैं एग्जाम में कंफ्यूजिंग और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन, इन्हीं की वजह से कंपटीशन बिल्डअप होता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना है, कोई इजी क्वेश्चन आएगा उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे सोचेंगे थोड़ा सा रुक कर। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन पे ऑल ऑफ द अबव गिवन है, बोथ ए एंड बी गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि बोथ वाला आंसर है सही, लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं होता है कि मतलब हमेशा ही टिक नहीं कर देना, लेकिन उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, मे बी जिसमें बोथ या ऑल ऑफ द अबव गिवन है वो वाला ऑप्शन ज्यादा सही हो तो पढ़ सकते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
टिश्यू इंक्लूड्स ब्लड एंड एडिपोज टिश्यूज। अभी तक हमने जो मॉडल पेपर पढ़े ना उसमें बार बार ये एग्जाम्पल आ रहा था। ये कहाँ से रिलेट करना है, कनेक्टिव टिश्यूज से रिलेट करना है। हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में एक ट्रिक भी बताई है कनेक्टिव टिश्यूज की, बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी, अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि BBC, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये तीनों होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अभी हमसे डायरेक्टली पूछ लिया है ब्लड और एडिपोज टिश्यू कहाँ पर है, तो हमें ये तो मिल गया कि ये कनेक्टिव टिश्यूज में इन्वॉल्व है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज पे एनसीईआरटी में टिश्यू वाले चैप्टर में जो कि क्लास 11th का है उसमें काफी डिटेल में चीजें गिवन है, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में वैसे भी एक स्टूडेंट ने बोला था कि क्लास 11th को इंक्लूड कर लेना है और बाकी बायोटेक और जेनेटिक्स पे भी थोड़ी सी स्टूडेंट्स को जरूरत है कुछ रिवीजन की, तो हम लोग देखते चलेंगे, जहां भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे उन पे हम लोग बात कर लेंगे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देंगे जिससे एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमें एनसीईआरटी में गिवन है 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, या तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं। जो आपका ब्लड, बोन, कार्टिलेज है ना, वो तीनों स्पेशलाइज्ड वाले में आते हैं। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये याद रखना है, BBC से आपको इस ट्रिक से याद रह जाएगा। बाकी लूज वाले में आपका आ जाता है एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज। ये दोनों जो टिश्यूज हैं ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है, कई इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट जो है बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट है उसको स्टोर कर लिया है। अब इसका काम क्या है, एक तो बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकेगा, कुशन की तरह एक्ट करेगा, शॉक एब्जॉर्बर, कभी चोट लगती है ना, गिरते हैं तो जहां पर फैट का स्टोरेज है वहां पर कम चोट लगेगी, तो हमारी अंदर की बोन्स भी सेफ रहेंगी। तो इनका काम तो ये हो गया। अच्छा, डेंस वाले में एनसीईआरटी में गिवन है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो जो डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं उसमें आपको एग्जांपल गिवन है किस चीज का, एक तो टेंडन, लिगामेंट्स, और डेंस इरेगुलर वाले में डर्मा यानी स्किन का एग्जांपल है। स्किन के लिए हमने आपको कई बार लेक्चर्स में बताया, स्किन का एग्जांपल गिवन है कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन स्किन केवल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्किन एक एपिडर्मल प्लस कनेक्टिव टिश्यू, यानी उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की तरह पढ़ते हैं। हम लोग उसको एक सिंगल ऑर्गन, सिंगल टिश्यू की तरह नहीं पढ़ते हैं। स्किन हमारी पूरी बॉडी में है, तो उसके दो फंक्शन है, एक तो एपिथेलियम की तरह भी है और एक वो कनेक्टिव टिश्यू की भी तरह वर्क करे, और ये काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो स्किन के बारे में क्या याद रखना है कि वो हमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में गिवन है, बाकी टेंडन, लिगामेंट्स भी इसी में आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं टेंडन, लिगामेंट। और टेंडन और लिगामेंट होते क्या हैं, टेंडन्स वो होते हैं जो हमारी बोन और मसल को जोड़ते हैं, लिगामेंट्स वो होते हैं जो हमारी दो बोन्स को जोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं कि बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट, बोन टू मसल कनेक्ट कौन करता है, टेंडन, और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज। ये तीनों चीजें, ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे लेक्चर में, वो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की समरी में गिवन है, पर्पस ऑफ माइटोसिस क्या है। तो ग्रोथ है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, रीजनरेशन है, ये भी सही है, और असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये भी सही है। कैसे, जब भी बॉडी में ग्रोथ की प्रोसेस होती है तो रिडक्शन डिवीजन नहीं कर सकते, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। और हमसे क्या यहाँ पे गिवन है, पढ़ना है बहुत ध्यान से है, माइटोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में है ना, उतने ही प्रोजनी में बन जाएंगे, और प्रोजनी भी पेरेंट की बिल्कुल सिमिलर बन जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर ग्रोथ की जरूरत होती है एनिमल्स में ऐसे, तो हम लोग में माइटोसिस की प्रोसेस होगी, जल्दी जल्दी सेल्स डिवाइड करेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी। रीजनरेशन क्यों लिखा है, रीजनरेशन से यहाँ पे मतलब है रिपेयर। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई घाव है, जिसको वुंड बोलते हैं, वो है, तो उसको सही करने के लिए नए सेल्स को जल्दी बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो चोट जल्दी से सही हो जाए। तो नए सेल्स जल्दी कैसे बनेंगे, माइटोसिस से। असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अमीबा में पड़ा है, अमीबा में एक सेल टूटकर 2 सेल में बन जाता है, वो सिंपल माइटोसिस ही हो रही है। वहां पर सिंपल माइटोसिस अमीबा पे होती है, जिसकी वजह से उसको ही हम लोग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो माइटोसिस का रोल इन तीनों में है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हर एक मॉडल पेपर में ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा था बार बार, तो ये तो आप सबको आता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है।
बाकी सबका भी थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पढ़ लिया हम लोगों ने। गोल्जाई बॉडी क्या करती है, पैकेजिंग करती है मटेरियल्स जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं और लिपिड्स आ रहे हैं, उनको पैक करती है आगे सिंथेसिस के लिए, आगे भेजने के लिए। ठीक है, सिंथेसिस तो ईआर में हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्जाई बॉडी उनकी पैकेजिंग कर देती है प्रॉपर। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स हमने सबसे पहले पढ़े, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन या फिर इसको बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है। हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में से ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है और फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू फाइनली एटीपी सिंथेज के थ्रू जब बनाया जाता है एटीपी, तो ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, एटीपी को। वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला हुआ है रोल ऑफ एडिपोज सेल्स इन एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू हमने अभी पढ़ा कि स्टोरेज में काम आ रहा है। एडिपोज सेल्स करते क्या है, फैट का स्टोरेज करते हैं। डिसॉल्व फैट नहीं, प्रोड्यूस फैट नहीं, स्टोर फैट, ये बिल्कुल सही है। होते कहाँ है, स्किन के नीचे। एग्जाम में लिखा हुआ है बेनेथ द स्किन, तो याद रखना है कि एडिपोज टिश्यूज कहाँ है। काम क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है, कुशन लाइक है और बॉडी में इंसुलेशन यानी कि हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला हुआ है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो एंड होता है वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे करके हम लोग ये जो ड्रॉ कर रहे हैं बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो दो आपको दिख रही है, एक क्रोमेटिड है, ये एक, और ये जो आपको सेंट्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बीच में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, जो मिडिल पार्ट में दिख रहा है ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। हमसे पूछा है कि इसके एंड पर यानी आखिर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है टीलोमियर। ठीक है, टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ पर है, मिड एरिया में है, हमने यहाँ पर बना के ही देख लिया है। हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए तभी ही न्यूक्लियोसोम बन पाता है। उसके अलावा जो क्रोमेटिन आपको दिया हुआ है, क्रोमेटिन कैसा है, जब हमारा सेल्स में डिवीजन नहीं हो रहा है तो नॉर्मली डीएनए कैसे रहता है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। सबसे पहले डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता रहता है, उससे न्यूक्लियोसोम बन जाता है। फिर उन्हीं अलग अलग जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनको जोड़ते हैं कुछ और प्रोटीन्स, और वो सब मिलके क्रोमेटिन के धागे बना लेते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रोमेटिन। हमारा जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। टीलोमियर होता क्या है, अब इस पे भी बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसके बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है। टीलोमियर क्यों होते हैं, तो हमारा डीएनए है वही तो कॉइल होकर क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये क्रोमोसोम्स जो बने हुए हैं ये आपस में फ्यूज ना कर जाएं किसी और क्रोमोसोम के साथ में, यहाँ पर इसलिए टीलोमियर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टीलोमियर का काम होता है सेल की एजिंग में। हम लोग जब तक जीवित रहते हैं, जब तक हमारी लाइफ है, तब तक बार बार सेल डिविजन होते रहते हैं, डीएनए बनता है, फिर दोबारा से रेप्लिकेट होता है, फिर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये टीलोमियर्स जो होते हैं ना, इनका काम रहता है सेल की एजिंग की प्रोसेस में। तो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर हमें ध्यान क्या रखना है, एंड में क्या प्रेजेंट होता है, टीलोमियर। सेंट्रल पोर्शन में या मिड वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, इसके बेसिस पे शेप्स ऑफ क्रोमोसोम आपने पढ़े होंगे, जैसे डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं ना, एल शेप हो जाता है, कभी वी शेप हो जाता है, जे शेप, एक्सोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ऐसे भी पढ़े होंगे, भी पढ़े होंगे शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो वो सब किससे रिलेटेड रहते हैं, वो सेंट्रोसोम की पोजीशन से रिलेटेड रहते हैं। हमसे बेसिकली मेन पूछ लिया था कि एंड ऑफ अ क्रोमोसोम पे क्या मिलेगा, तो वो हमें टीलोमियर मिलेगा, याद रखेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है द ब्रेन ऑफ अ सेल। हमारा ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे डेली मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं उस सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो सेल के ब्रेन का क्या फंक्शन होना चाहिए, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेल को कब डिवाइड करना है, कौन से मटेरियल्स को अंदर आने देना है, कौन से मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करना है, सेल के बाहर करना है,
कौन सी चीजों को स्टोर करके रखना है वो सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। और जेनेटिक मटेरियल भी कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। तो ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। ये पूरा ऑपरेट करता है सेल कैसे काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये तो है पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्जाई अपैरेटस मेनली पैकेजिंग का काम करता है। और लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी, किसी भी ऑर्गेनेल को दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, ये हमसे मेन इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरे सेल की। इस तो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, न्यूक्लियस के हाथ में। जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलता है, वो भी न्यूक्लियस में मिलता है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस करी थी कि अगर आपसे साइटोप्लाज्म पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या ऐसा टर्म होता है, उसके लिए बोलते हैं सेल्यूलर साइटोप्लाज्म जो है उसको बोला जाता है मेन एरेना ऑफ ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। एरेना का मतलब होता है बैटल ग्राउंड, या जहाँ पर भी कोई मेन काम हो रहा है। तो सेल्यूलर एक्टिविटीज है वो सारी मेनली होती कहाँ पे है, वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, मेन एरेना ऑफ ऑल दी सेल्यूलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट पे आएगा, एंड आई होप अब आप उसको टैकल भी कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स गिवन है एनसीईआरटी में, वन बाय वन सारे ही एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमको वहां पर दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें, एक आपका फोर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन, एक हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन को डिवाइड करते हैं जैसे हम याद रखते हैं टीसीएच से, कैसे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये हो जाता है सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का मेजर पोर्शन है। जितना भी पूरी, ये आपको एनसीईआरटी में अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो जो कवरिंग पूरी देखते हैं ना, पूरा ऊपर से ब्रेन दिखता है, मेजर पोर्शन वो है सेरेब्रम का। बाकी थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन में सिर्फ मिड ब्रेन ही गिवन है। हाइंड ब्रेन में होता है पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। ये याद रखेंगे, सेरेबेलम है, सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम। सेरेब्रम कहाँ पर है, फोर ब्रेन में। सेरेबेलम कहाँ पर है, हाइंड ब्रेन में। लार्जेस्ट पार्ट बोला हमसे क्या है, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर सेरेब्रम। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रम का फंक्शन कहाँ पर रहता है, हमारी लैंग्वेज में, हमारी स्पीकिंग में, मतलब लैंग्वेज जो भी बोल रहा हूँ उसमें है, हमारी रीजनिंग कैसी है, लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, मेमोरी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल जो है, थॉट्स वाला है, थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम अपने सेरेब्रम के थ्रू। सेरेबेलम का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेबेलम हेल्प करता है इक्विलिब्रियम, यानी कि पोस्चर, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है सेरेबेलम। ब्रेन स्टेम किसकी बनी होती है, ब्रेन स्टेम बनी होती है पॉन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यही मेड्यूला का पूरा नाम है, और इसमें मिड ब्रेन को भी जोड़ दें तो बन जाती है ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूडेड है, पॉन्स, मेड्यूला और एक मिड ब्रेन इंक्लूडेड है ब्रेन स्टेम में। फ्रंटल लोब, हमारा जो ब्रेन है उसको 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से ही एक होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th में हमसे बोला हुआ है विच हार्मोन रिसेप्टर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। हार्मोन रिसेप्टर पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो अगर, तो हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तो न्यूरल होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जिसको हम लोग केमिकल कंट्रोल भी बोल देते हैं। तो वो हार्मोन्स के थ्रू है। हार्मोन्स 4 टाइप के हैं, एक तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एक प्रोटीन्स हैं, एक आयोडीन वाले हार्मोन्स हैं, और एक है स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो जो 2 टाइप के हमने पहले नाम लिए, प्रोटीन हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल। तो जो भी लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, और जो लिपिड सोल्यूबल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी है। तो आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये चीजें आती होंगी, और यही इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। तो जो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं, सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको बोलते हैं लिपिड इनसॉल्युबल। तो वो कौन से हैं, जो भी प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स हैं, या फिर जो अमीनो एसिड के डेराइवेटिव्स हैं। अभी इनके एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा पूरा। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो एक तो आइडो हॉर्मोन्स हैं जिनमें आयोडीन होगी, और एक है
आइडो हार्मोन्स के साथ में स्टेरॉइडल, ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स में आपका आता है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये तीनों आपके स्टेरॉइड्स वाले में आ गए। बाकी कॉर्टिसोल भी आता है। थायराइड ग्लैंड है, उससे निकलने वाला T3 और T4 वो दोनों आ जाते हैं आइडो हार्मोन्स में। लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उनमें आपके मेनली इंक्लूडेड होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव में याद रखेंगे तो मेलाटोनिन जो कि पीनियन ग्लैंड से निकलता है। और अगर प्रोटीन हार्मोन्स में ध्यान रखना है तो हम लोग जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनको ध्यान रख सकते हैं, एड्रेनलिन वगैरह है, ये सब आ जाते हैं लिपिड इनसॉल्युबल में। अब हमने ये क्यों पढ़ा, इस पर आते हैं। जो भी लिपिड इनसॉल्युबल है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाएंगे, तो इनको चाहिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इनके लिए ही हमको रिसेप्टर्स की नीड है। रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, कहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स? सेल मेम्ब्रेन पे। फिर ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और सेल में जनरेट होता है सेकेंडरी मैसेंजर। और ये आपको बहुत याद रखना है, हमको बेसिकली यही आपको बताना था, ये एग्जाम में आ सकता है। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी, CAMP। तो ये किन हार्मोन्स के लिए आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। लिपिड इनसॉल्युबल, इनके रिसेप्टर्स कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन पे है। सेल मेम्ब्रेन पे हार्मोन जाएगा, वहां रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है सेकेंडरी मैसेंजर लेके जाएगा डीएनए के पास में, और तभी उस हार्मोन का कोई फंक्शन हो पाएगा। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या है अगर याद रखना है? साइक्लिक एएमपी, CAMP। बाकी रिसेप्टर्स को जिनको जरूरत ही नहीं है, जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, वो सीधे सीधे जाके डीएनए पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे, और जो भी इनका इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करना है वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो रिसेप्टर्स किसके लिए नहीं चाहिए? स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए नहीं चाहिए, आइडो हार्मोन्स के लिए नहीं चाहिए। अब हम एग्जांपल्स में ढूंढ लेंगे, हमको जो भी ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस में सबसे पहले गिवन है टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, इसके लिए रिसेप्टर्स की जरूरत नहीं होती है। गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये तीनों ही प्रोटीन हार्मोन्स हैं, इनके लिए रिसेप्टर्स चाहिए होंगे, ये आपको ध्यान रखना था। मे भी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं जो सब कर लें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिर्फ वही कर पाए जिसने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा था तो ये आपका अच्छे से रिवाइज हो गया। देखिए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के अराउंड भी मतलब उसी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप डिफिकल्टी लेवल को जज नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, बेहतर यही है कि हम अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी ये सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन भी हैं, तो अगर टफ लग रही है तो एक बार चैप्टर की रीडिंग कर सकते हैं एनसीईआरटी से जाकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है सेंट्रोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो सेंट्रोसोम क्या होती है? सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल है, ये एनिमल्स में ही मिलती है, प्लांट्स में मिलती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको लिख लेंगे हम लोग, एब्सेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स में मिलेगी। सेंट्रोसोम किस काम के लिए होते हैं? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो आपने स्पिंडल फाइबर्स देखे होंगे जिनसे क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं पोल्स पे, ठीक है। तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम में सेंट्रोसोम प्लांट्स में एब्सेंट रहते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? एनिमल सेल में जब माइटोसिस या मियोसिस हो रही है तो ये अपोजिट पोल्स पर जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना तो ऐसे करके पढ़ते होंगे, ऐसे, ये अगर सेल है और यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो जुड़े होते हैं ना धागे, ये स्पिंडल फाइबर्स ही आपको दिख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। और ये कौन बनाता है? यही सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो मेन फंक्शन इनका क्या है? सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है सेंट्रोसोम से रिलेटेड, ना ही राइबोसोम और ना ही लाइसोसोम का। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला है लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लार्जेस्ट मैमल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बेलानोपेट्रा करके गिवन है, तो वो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम भी हम लोग लिख लेते हैं, बेलानोपेट्रा, ठीक है। और ये नाम किसका है? ये है ब्लू व्हेल का नाम है। ये लार्जेस्ट मैमल है जो अभी तक की दुनिया में कभी भी रहा है, ठीक है, ब्लू व्हेल का है। तो ये लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में आया तो डायरेक्टली आएगा। एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके नाम आ सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, तो एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हैं उनको भी, अगर आया क्वेश्चन तो वहां से इजीली टैकल कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14, लैक्टोबैसिलस कहाँ प्रेजेंट होता है? एक एग्जांपल सबको याद रहता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। दही में लैक्टोबैसिलस की वजह से ही विटामिन B12 भी मिलता है, इसको LAB लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं कई बार लैक्टोबैसिलस को। एनीवेज, तो दही को तो हम लोग यहाँ योगर्ट बोलते हैं, लेकिन ये चीज में और ब्रेड में भी मिलता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। बाकी ईस्ट का काम होता है ब्रेड बनाने में या फिर
जो ईस्ट को हम लोग ये भी बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट या फिर बेकर्स ईस्ट, क्योंकि वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी काम की होती है, ब्रेड इंडस्ट्री में तो होती ही है, तो बेकिंग में हेल्प करेगी। चीज बनाने के लिए एनसीईआरटी में गिवन है रॉकफोर्ड चीज के लिए प्रोपेनी बैक्टीरियम शर्मानी करके नाम गिवन है फंजाई का, वो इन्वॉल्व होती है चीज के प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर में मिलेंगी एंड आई होप आपको लर्न होंगी, ये आनी चाहिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं जो पहले आ चुका है, लेकिन इसके अराउंड क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते चल रहे हैं। इस लेक्चर के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी से जो जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से सही कर लेंगे, मेन एम यही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स अकर्स मेनली थ्रू, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो वाटर का एवापोरेशन है प्लांट्स के थ्रू, वो तो कैसे हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है, लीव के सरफेस पे सनलाइट पड़ती है और वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसी की वजह से पेड़ों में एक ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप होता है, जिसकी वजह से रूट्स पानी को और एब्जॉर्ब करती हैं और हाइट तक पानी का ट्रांसपोर्ट भी हो पाता है। तो ये हमको आंसर यहाँ पर मिल गया है कि ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू होता है। हमसे यही पूछा था, रूट्स के थ्रू पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टेम मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, फ्लावर्स पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। हमारे मॉडल पेपर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल है वो होता है विटामिन बी एंड सी। तो वाटर सोल्यूबल के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर सोल्यूबल है तो हम इसको क्यों याद रख रहे हैं। जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। तो जो विटामिन बी है या विटामिन सी है ये बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से ही अमाउंट में प्रेजेंट होंगे अगर बॉडी में भी है। तो हमें यहाँ पर मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ये वाला है वाटर सोल्यूबल। बाकी के जो ये गिवन है ए डी ई और इसके अलावा के वाला भी, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनका स्टोरेज पॉसिबल है बॉडी में, और हम लोग जब भी कोई ऐसी चीज खाते हैं जिनमें फैट्स है तो उनके संग में ही ये विटामिन भी आ जाते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है तो इनका स्टोरेज नहीं हो पाएगा, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये हमको रेगुलर बेसिस पे चाहिए रहते हैं बॉडी में। इनके सोर्सेज याद रखने हैं, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, ई ए कहाँ से मिलता है, सी कहाँ से मिलता है, और अगर ये नहीं होगा तो बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, डिसीजेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस में आ जाएगा। विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाएगा। अगर विटामिन ई की कमी है तो इम्पोर्टेंसी या फिर इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, और विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी की डिसीज हो जाती है। ये सब आपको याद रहेगा तो अच्छा है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। 17 में हमसे पूछा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन के धागे होते हैं, हमने अभी डिस्कशन किया। हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं नॉर्मली उनमें कैसे प्रेजेंट है डीएनए, क्रोमेटिन के फॉर्म में। क्रोमेटिन के धागे हैं उनमें न्यूक्लियोसोम की तरह, बीज की तरह न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो बने कैसे हैं, डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं वहां पे प्रॉपर बाइंडिंग के लिए। हमको यहाँ गिवन है डीएनए आरएनए, तो ये नहीं है, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो ये बहुत जनरली लिखा हुआ है प्रोटीन। हमको एग्जांपल में अगर ऑप्शंस में अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो हम लोग उसको टिक करते हैं, इसलिए पहले सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। आरएनए और प्रोटीन ये मिलके बनाते हैं राइबोसोम्स, तो इसीलिए राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। और ये बनते किस चीज के हैं, आरएनए और प्रोटीन्स के। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं। देखिए हमको प्रोटीन्स भी गिवन था ऑप्शन में, लेकिन ज्यादा सही क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, इसलिए हम लोग इसी को टिक करेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है विटामिन डिफिशियंसी दैट कैन कॉज मसल वीकनेस एंड फटीग। मसल वीकनेस, फटीग यानी कि थकान, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस नहीं आना सही से। तो ये सब कब होगा, जैसे ही आपने पढ़ा ना कि यहाँ पर मसल वीकनेस दिया हुआ है या फिर बोन्स से रिलेटेड कुछ बोलते हैं, तो वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। हमने ऑप्शन में ढूंढा विटामिन डी और ये हमें मिल गया राइट आंसर। अगर विटामिन ए की कमी होती तो नाइट ब्लाइंडनेस दिया होता मेन, विटामिन ई की कमी होती तो इनफर्टिलिटी दी होती। विटामिन बी और बी6 जो आपको गिवन है इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग ये तो आ सकता था विटामिन बी की कमी में भी। लेकिन जैसे ही वर्ड आ गया ना ये मसल वीकनेस वाला, ये कंफर्म कर देता है कि विटामिन डी इन्वॉल्व है। विटामिन डी का मेन काम होता है कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन में भी, इसीलिए बोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, मसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो विटामिन डी सनलाइट से रिलेटेड है, रिकेट्स की बीमारी से रिलेटेड है, और ये सारे सिम्टम्स भी आपको रिकेट्स की बीमारी के ही गिवन है। और रिकेट्स की बीमारी होती है किसमें, बच्चों में होती है। तो ये सब चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिवर डिसीज। नॉट बोला है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, नॉट, फॉल्स, इनकरेक्ट ऐसे वर्ड्स का हमें सही ऑप्शन तक पहुंचना है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, तो हमसे बोला है नहीं है लिवर डिसीज। हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आइटिस का मतलब होता है सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जब हो जाता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से।
हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, जब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाएगा। साइरोसिस बोलते हैं जब लिवर डैमेज हो जाता है, और ये किसकी वजह से होता है? अल्कोहल की वजह से होता है। मेन रीजन अल्कोहल रहता है। जॉइंडिस जब लिवर सही से फंक्शन नहीं करता है, लिवर का डिसफंक्शन हो जाता है। बाइल जूस जो बना रहा है ना, उसमें बिलीरूबिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए येलोइंग ऑफ स्किन या फिर येलोइंग ऑफ आईज हो जाती है, नेल्स हो जाते हैं, आंखें, स्किन और नेल्स पीले पड़ने लगते हैं जॉइंडिस में। तो प्रॉपर उसका रीजन क्या होता है कि हमारा लिवर सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये सारी तो लिवर से रिलेटेड है। लिवर से रिलेटेड कौन सी नहीं है? डायबिटीज। डायबिटीज दो टाइप की हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडिस। मेलाइटस हो रही है तो डायबिटीज मेलाइटिस का मेन रीजन होता है हमारे अंदर हार्मोन इंसुलिन, और डायबिटीज इंसिपिडिस का मेन रीजन होता है हार्मोन एडीएच या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मॉडल पेपर्स देख सकते हैं, वहां पर ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं, एंड आई होप अभी तक आपको आती होंगी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसके बाद में जस्ट 5 क्वेश्चन आपके और बचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बेसिकली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो वो थायराइड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन रोल होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है थायरॉक्सिन। इंसुलिन किस पे काम करता है? ये काम करता है बॉडी के ब्लड शुगर लेवल पे। हमारे खून में कितना शुगर लेवल है उसको कम करने का काम करती है इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करती है। सेल में सेल्यूलर अपटेक ऑफ शुगर को बढ़ा देता है इंसुलिन हार्मोन। एड्रेनलिन क्या होता है? जब भी फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो एड्रेनलिन का काम आता है। एड्रेनलिन रिलीज कौन करती है? एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करती है। इंसुलिन पेनक्रियास से निकलता है। अच्छा, जो यहाँ पर गिवन है ट्राई आइडोथ्रायोनिन, ये क्या है? ये भी निकलता तो थायराइड ग्लैंड से ही है, लेकिन ये टारगेट सेल्स पे जब जाता है ना हार्मोन, ये तभी एक्टिव होता है। तो हमसे बेसिकली यहाँ डायरेक्ट पूछा था कि हार्मोन जिससे रेगुलेट हो रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है कि ये थायरॉक्सिन का फंक्शन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है T4। अगर एग्जाम में केवल T3 T4 भी लिख के आ रहा है तो आपको T4 वाले पर ही टिक करना है, थायरॉक्सिन हार्मोन पे। थोड़ा सा इन दोनों में केमिकल नेचर का डिफरेंस होता है, एक आयोडीन का एडिशन हो जाता है, इसलिए इसको T3 वाले में और T4 में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन मतलब जब हम लोग नॉर्मली इनहेल कर चुके हैं लेकिन उसके बाद में भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर लेते हैं। तो जो टाइडल वॉल्यूम होती है तो वो तो नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं या फिर इनहेल कर रहे हैं, तो जितनी भी वॉल्यूम ले रहे हैं एयर की उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका क्या रहता है वो भी आपको मेजर भी ध्यान रखना है, 500 ml होती है टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू। आई होप आपको सारी वैल्यूज याद हो गई होंगी। तो एक तो टाइडल वॉल्यूम गिवन है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम है। ऐसे करके बहुत सारी गिवन है। वैल्यूज याद कर लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। इन सबके फॉर्मूले भी हैं कि IRV प्लस TV करेंगे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। ऐसे ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम करते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। इन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी TLC बन जाती है। ये सब पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। फिर एग्जाम से पहले हम लोग डेटा बेस्ड क्वेश्चन पे तो चांस नहीं ले सकते हैं। अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है और इतना ऑब्वियस डेटा है तो वो हमें आना चाहिए, तो इसको पढ़ के जाया जा सकता है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है फोर्सफुल इनहेलेशन पूछा। अगर नॉर्मल इनहेलेशन होता तो टाइडल वॉल्यूम आंसर होता। फोर्सफुली यानी जब हम लोग ऊपर से और सांस लेते हैं तो उसमें आ जाएगा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम लोग जितनी सांस एडिशनली एक्स्ट्रा में भी ले सकते हैं। जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जोर से सांस को छोड़ते हैं, तो उसमें ERV का रोल आ जाता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बची रहती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इज। फंक्शनल यूनिट क्या होती है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की? एल्वियोली होती है। आंसर में हमें क्या ढूंढना है? एल्वियोली ढूंढनी है। लोब्यूल है, एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलस है, या फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है? तो इसका सही आंसर है एल्वियोलस या फिर एल्वियोली। लोब्यूल्स जो हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, लोब्यूल्स तो बहुत सारे जो एल्वियोलियस मिलते हैं तब लोब्यूल्स बनते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स क्या है? ये ट्यूब्स हैं जो एयर को लेकर आते हैं रेस्पिरेशन के लिए एल्वियोली में, ठीक है। तो यहाँ पे एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर लंग्स की। जो किडनीज हैं उनमें ब्लड का जब यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन की। हमारे न्यूरल सिस्टम में यानी हमारे ब्रेन में फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स की। किडनी में फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन की। हमारा जो ब्रेन है वहां पर फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन की, और लंग्स में फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली। ये सब याद रखेंगे एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला है लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी इन्वॉल्व है, इंट्रा सेल्यूलर में भी इन्वॉल्व है, तो बोथ वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। मे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी का नाम पूछा है। एनसीईआरटी में आपको काफी सारी एसटीडीज गिवन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, और एक डिसीजेस वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में भी गिवन है। तो पहले तो देखना है इनमें से कौन सी एसटीडी है, और बाकी जो गिवन है ये कौन सी है। ये भी हम लोग मॉडल पेपर्स में कई बार हमने बोला, आपको ये पता होना चाहिए इनका कॉजेटिव एंजाइम्स कौन सा है, और ये बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर प्रोटोजोअल है, मतलब जो जिसकी वजह से हो रहा है पॉजिटिव एंजाइम, पॉजिटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, या फिर कोई प्रोटोजोआ है। तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो ये तो बैक्टीरियल है। टाइफॉइड होती है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से, ये भी बैक्टीरियल है। मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से, और ये होती है प्रोटोजोअल। प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो प्रोटोजोअल डिजीज हो गई। हमसे पूछा गया था एसटीडी, तो ये होती है गोनोरिया। गोनोरिया भी है तो बैक्टीरियल ही, ये होती है निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जबकि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये टीबी कैसे फैलता है? जब एयर में एयरबॉर्न पैथोजेंस होते हैं, जब ये बैक्टीरिया एयर में होगा और कोई उसको इनहेल कर लेगा तब। टाइफॉइड कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फूड खा लेने से। जब भी फूड में कोई गंदगी होगी और हमने वो बैक्टीरिया हमारी डाइट के थ्रू चला गया है तो हमें टाइफॉइड हो जाता है। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है जब भी इन्फेक्टेड मस्कीटो कट कर लेता है, जब भी वो ब्लड सक करता है हमें बॉडी में से, तो हम लोगों को पैथोजन दे जाता है मलेरिया वाला। इसलिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पॉजिटिव एंजाइम कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव एंजाइम किसका है? मलेरिया का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है हमारा लिवर। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इतने क्वेश्चन में से एक अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था। हार्ट में कुछ भी ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाए नहीं जाते हैं। लंग्स का मेन काम होता है रेस्पिरेशन में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने का। किडनीज में काम होता है यूरिन के प्रोडक्शन का, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन का, या फिर यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने का। लिवर का फंक्शन हम लोग पढ़े तो ये एक तो बाइल जूस बनाता है। स्प्लीन वाले पार्ट में आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कौन से? बहुत सारे, तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इसके जो मेन आपने पढ़े होंगे वो होंगे फाइब्रिनोजन पढ़ा होगा और प्रोथ्रोम्बिन, वो सब बनते हैं लिवर में। तो इसीलिए हमसे ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था और हमने लिवर को टिक कर दिया। इसके सारे आंसर्स आपको गिवन है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ देख सकते हैं, आराम से उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर्स देख रखे हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अभी बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा ये बैच चेक कर सकते हैं जाकर। इस बैच में आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हमारी जो ऐप है टारगेट गुरुकुल ऐप, वहां पर ये बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस ऐप पर जाइए। अगर आप ऐप पर नहीं जा पा रहे हैं, बैच को बाय नहीं कर पा रहे हैं, परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी इस बैच में खुद को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं, तब भी कम से कम फर्स्ट टेस्ट जरूर दीजिएगा जाके, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पेड नहीं है। बाकी के 4 टेस्ट पेड है। इसका प्राइस 149 रखा गया है। इसमें आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें 5 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको फर्स्ट टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आप एग्जाम से पहले एग्जाम जैसे माहौल को फील कर पाए। मॉडल पेपर्स आपको 20+ मिल जाते हैं, और सिर्फ बायोलॉजी के ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे टीचर्स, जहां पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी टीचर्स से। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप वो भी वहां पर टीचर्स से पूछ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और उनके सोल्यूशंस भी आपको इस बैच में मिल जाते हैं। प्राइस जैसे कि हमने बोला काफी रीजनेबल है, 149। आपको कहाँ पे के मिलेगा? ये टारगेट गुरुकुल ऐप पर। अगर आप इसको नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर इस साल भी आएगा। बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं आएंगी, कॉन्सेप्चुअल आएंगी चीजें। हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है मॉडल पेपर्स के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, उन्हीं में से चीजें आएंगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाएंगे पता नहीं है, ये तो भगवान जानेगा, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस चीज से आप खुद को टेंस मत करिए। कुछ बच्चे लिख रहे थे लास्ट लेक्चर्स में कि शायद किसी का पहला एग्जाम है, किसी ने पहले दिया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको डरना नहीं है। बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया,
सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, आपके कोर्स से क्वेश्चन आएंगे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, चीजों को देखिए और पढ़ के जाइए। पेपर सिंपल आता है पर इतना भी बिल्कुल वैसा नहीं हो जाना है। और ये भी नहीं पूछना है मैम बिना पढ़े सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, बिना पढ़े तो मुझे भी नहीं पता सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। मेहनत करनी है, एग्जाम से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना है। अगर टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं तो उसको परचेस कर लीजिए, टेस्ट सीरीज खरीद कर टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। अगर उसको खरीद नहीं सकते हैं तो पहला टेस्ट दीजिए जाके, जिससे एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन पक्की तो हो जाए, एग्जाम का फील तो आए। अभी आपको मॉडल पेपर्स की वीडियोस देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। और जितने भी चीजों को हम यहाँ लेक्चर में बोलते हैं कि इनको घर जाकर एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, तो उनको पढ़ लीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, बिलीव मी। जब आप एग्जाम पेपर देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहां पर मिलेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, टाइम बचेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम और हमारी टीम आपके सारे डाउट्स पढ़ती है, उसका रिस्पांस देती है। लास्ट लेक्चर हमने देखा मॉडल पेपर में कई सारे स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे। वो ये भी अपना स्कोर भी कमेंट कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर कि 23-25 क्वेश्चन बच्चों के सही भी हो रहे हैं। तो मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। कोई डाउट रह जाता है कमेंट करना है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट टेस्ट सीरीज जाकर, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, कोई सजेशन हो अगली वीडियो के लिए तो वो भी दे सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई है वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। वर्षा भारद्वाज साइनिंग ऑफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।